बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 महीने में 2 अलग अलग तरह की टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देश की सियासत भले गरमाई हो या न गरमाई हो, लेकिन बिहार की सियासत ज़रूर गरमा गई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की घेरेबंदी की। दरअसल रामविलास पासवान ने एक लगातार 3 ट्वीट किए, जिसमें आरक्षण के सवाल को उठाते हुए उन्होंने तमाम दलों को एकजुट होने की बात कही थी। तो रामविलास पासवान के बयान ने ही रालोसपा को घेरने का मौका दिया। वैसे आरक्षण को लेकर अदालत के नज़रिए और कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुखर रहे हैं। लगभग 2-2.5 साल से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली से उसने कार्यक्रम हल्ला बोल दरवाज़ा खोल शुरू किया था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में कुछ खास घरानों का एकाधिकार क्यों हो, जब देश के दूसरे पदों पे, चाहे वो IAS हो, IPS हो या प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हो, गरीब, दलितों, गरीबों, पिछड़ों के बच्चे उन पदों पे बैठ सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हो सकता है, देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, या IPS, IAS की परीक्षा पास कर प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। तो जजों के पदों पे गरीबों, दलितों के बच्चे क्यों नहीं जज बनते हैं, इसे लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे थे। और दिल्ली से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करीब 2.5 साल पहले शुरू की थी, हल्ला बोल दरवाज़ा खोल। और देश के कई विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न राजधानियों में उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत कॉलेजियम प्रणाली के ख़िलाफ़ बहुत मुखरता से आवाज़ उठाई। और शायद ये पहली पार्टी है, शायद नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी देश की पहली ऐसी सियासी पार्टी है जिसने इस मुखरता के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली में कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ आवाज़ उठाई। सांसद थे पिछली बार लोकसभा में, उन्होंने भी वहाँ 2-2 आरक्षण को लेकर अपनी बात कही थी और न्यायिक सुधार के लिए न्यायिक आयोग के गठन की पुरजोर वकालत उन्होंने की थी। संसद में जो बयान दिए, पहले उसे सुने। सुझाव देना चाह रहे हैं, हम यह भी कहना चाहते हैं, कई सुझाव, अच्छे सुझाव आए हैं। जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने की बात हुई है, इसकी मांग मैं बहुत दिन पहले से भी करता रहा हूं और आज भी मैं कहना चाहता हूं। मैंने उस समय भी कहा, जिस समय आदरणीय पासवान जी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। और नौकरी लोगों को मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी में आरक्षण हो, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, और बाकी आज 10% जिनको आरक्षण दे रहे हैं उनके लिए वहां भी आरक्षण की व्यवस्था हो। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना के लिए हम कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैडम सरकार भी है, आप 2 दिन सदन का समय और बढ़ा दीजिए, 2 दिन सदन का समय बढ़ा दीजिए और तीसरे दिन 2 दिन के बाद फिर से उस पर ले आइए, अमेंडमेंट लाना हो, बिल लाना हो, जो लाना हो, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना का भी डिसीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी सदन में सब लोग लगभग एक पक्ष के हैं, ऐसा अवसर शायद कब आएगा मुझको पता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर का लाभ उठा करके ऐतिहासिक काम इस देश के सामने करना चाहिए। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। और अंत में एक सुझाव कि 10% ही क्यों, 15% क्यों नहीं, या 5% क्यों नहीं?
8% क्यों नहीं, 12% क्यों नहीं, 10% का लॉजिक जरा मुझको समझाया जाए कि क्यों 10% ही। मैं कहना चाहता हूं 10% का लॉजिक मुझको तर्क समझ में नहीं आ रहा है। और उसी तरह से 27% ओबीसी का भी तर्क, उस समय कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इसलिए 27%। हम कहना चाहते हैं कि 50% का बैरियर जब आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हम सब लोग एक राय से सदन में सब लोग हैं, तो संविधान में जो संशोधन चाहे हम लोग हो जाएगा और राज्य की सरकार भी निश्चित रूप से उनका समर्थन करेगी। इसलिए उसमें भी जो 50% का बैरियर है उसको तोड़ा जाए और जितनी जिनकी संख्या, ओबीसी की जितनी संख्या है, एससी एसटी की जितनी संख्या है, संख्या के अनुरूप उनको भी आरक्षण दे दीजिए और संख्या के अनुरूप आज जिनको आप आरक्षण दे रहे हैं उनके लिए भी आरक्षण दे दीजिए। सदा सदा के लिए आरक्षण का झंझट समाप्त हो जाएगा। देश में जो व्यवस्था, कभी पटेल लोग आरक्षण मांगते हैं, कभी मराठा मांगते हैं, कभी गुज्जर मांगते हैं, सदा सदा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। सबको जितनी जितनी संख्या है उतना उतना आरक्षण का इंतजाम कर दिया जाए। आपसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात आपका धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूं। तो संसद में उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत साफगोई से आरक्षण पर भी बात की और जो न्यायिक व्यवस्था है उसको बदलने के लिए उन्होंने सुझाव भी दिए। सरकार ने अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा इस पे आगे नहीं बढ़ी है। आरक्षण को लेकर तो सरकार का नज़रिया लगभग साफ है कि कहीं न कहीं चोर दरवाजे से सरकार आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश रच रही है। सीए और एनआरसी और एनपीआर का जो मुद्दा, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली है और जिस क्रोनोलॉजी की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं, उस क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत दलितों, पिछड़ों, गरीबों, गरीब सवर्णों सबको है। ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि इसके ज़रिए कैसे वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों के अधिकारों से वंचित करने की कैसे साजिश रची जा रही है और आरक्षण भी उसमें एक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ये की टिप्पणी आई तो अचानक एक दिन के बाद केंद्रीय मंत्री जो आजकल सरकार की पालकी ढो रहे हैं, वो बराबर सरकार की पालकी ही ढोते रहे हैं। वो हर सरकार में शामिल रहे हैं। मौसम विज्ञानी उन्हें कहा जाता है। लालू यादव जी ने, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख ने उन्हें यह नाम दिया था और ये नाम फिर उन पर चस्पा हो गया। तो एक सरकारी पार्टी सरकार के साथ हैं तो उनकी पार्टी सरकारी पार्टी है। लेकिन एक दिन के बाद उन्होंने अचानक ध्यान आया कि आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा, खास के बिहार में। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने फौरी तौर पे उसकी आवाज़ उठाई, इसकी मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के ख़िलाफ़ उसने उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। और फिर याद करें 2015 के चुनाव, मोहन भागवत के आरक्षण के बयान के बाद बिहार में बाजी पलट गई थी और एनडीए बुरी तरह हारी थी। लालू यादव की अगुवाई वाली वो महागठबंधन जिनमें आज के नीतीश कुमार भी हैं, ने बड़ी सफलता हासिल की, सरकार बनाई बहुत ठसक के साथ। ये अलग बात है कि वही नीतीश कुमार बाद में फिर सरकारी दल बन गए और आज जब आरक्षण की बात हो रही तो वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, चुप हैं। उनके जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित समुदाय के विधायक पार्षद हैं, वो भी चुपचाप खामोश से बने, तमाशाई बने, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो रामविलास पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर संघर्ष के लिए सभी दलों की एकजुटता की अपील की। जब ये अपील सामने आई, अपील जब उन्होंने की तो उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें घेर लिया। कुशवाहा ने कहा कि सत्ता, भोग और विरोध साथ साथ नहीं हो सकता। पहले मंत्री पद से इस्तीफा दें, फिर हम सब आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने रामविलास पासवान के ट्वीट पर लिखा कि माननीय मंत्री जी, याद करें जेपी लोहिया की बातों को, जो आप संसद में भी बोलते रहे हैं, लेकिन सत्ता भोग के कारण आरक्षण खत्म करने वालों के साथ आप खड़े हैं। आपकी मंशा
या आपकी नीयत साफ है, आपकी मंशा पाक है तो इस्तीफ़ा दें, मंत्री पद से फिर बुलाएं सर्वदलीय बैठक, हम सब आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे। पासवान ने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी राजनीतिक दलों से मांग करती है, अपील करती है कि पहले भी आप सभी इस सामाजिक मुद्दे यानी आरक्षण पर साथ देते रहें, फिर से जमा हो। बार बार आरक्षण पर उठने वाले विवाद को ख़त्म करने के लिए आरक्षण संबंधी सभी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मिलकर कोशिश करें। उपेंद्र कुशवाहा ने पासवान से कहा, उनके ट्वीट का ही जवाब ट्वीट के जरिए ये दिया कि आप सत्ता मोह के कारण आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार का साथ छोड़कर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। बहुत लॉजिकल तार्किक बातें कही उन्होंने। या तो आप इधर रहें या उधर रहें, बीच में रहना बहुत ख़तरनाक होता है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं बताए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री यानी रामविलास पासवान ने इस तरह के तमाम दलों को एकजुट होने को कहा था। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी, सोशल मीडिया पर इस पे लेके काफ़ी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पे बाकायदा हैशटैग चला सेफ रिजर्वेशन। आदिवासी नेता हैं छोटू भाई वासवा, उन्होंने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। दिल्ली के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर, वो बहुत मुखर हैं इन तमाम मुद्दों पे, इन तमाम सवालों पे। उन्होंने भी ट्वीट किया। वासवा के, छोटू भाई वासवा के ट्वीट के ऊपर एक उनकी टिप्पणी थी कि हमला हम सब पर है, लड़ना मिलकर होगा। आज 5वीं अनुसूची, पेशा, FRA, ट्राइबल्स, सब प्लान और SC ST OBC आरक्षण पर एक साथ हमला है, मिलकर लड़ना है। आएँ, आप भी आएँ, देश के सभी इंसाफ पसंद नागरिक एक साथ खड़े हैं। तो एक वाजिब सी बात उन्होंने कही। बिहार में भी सुगबुगाहट हुई, यानी शनिवार को एक तमाम दलित पिछड़े दलितों की एक बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बुलाई थी कांग्रेस नेता के आवाज़ पे। लेकिन उससे दलित गोलबंदी की हवा निकल गई, क्योंकि न उसमें RJD राजद के लोग गए न और जदयू के भी मंत्रियों ने इससे कन्नी काट लिया। जीतन राम मांझी के उस बैठक से किनारा कर लिया। हालांकि जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के बयान का स्वागत किया, लेकिन वो एक मोर्चा बनाने में जुटे हैं। हालांकि मोर्चा बिखरता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान के साथ खड़े होकर दरअसल जीतन राम मांझी NDA से थोड़ी कुर्बत भी हासिल करना चाह रहे हैं। मांझी ने कहा कि देर से ही सही पर दलितों के लिए रामविलास पासवान की नींद तो टूटी। 22 जून को एक प्रस्तावित बैठक है उस मोर्चे की। बैठक में रामविलास पासवान शामिल होकर हमारे आंदोलन को मजबूत करें। मांझी ने बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाव संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। इसमें बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सारे अनुसूचित जाति के विधायकों को गोलबंद करने की कवायद वे कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि ये कवायद नाकाम हो जाएगी, क्योंकि दूसरे दलों का, खास के जो सत्ता पक्ष के दल हैं या बिहार में 2 मुख्य विपक्षी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, इसने इससे किनारा कर लिया है। संदेश ये दिया जा रहा है कि केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। ये संदेश गलत भी नहीं है कि जिस तरह से लबोलवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बार बार आरक्षण को लेकर जिस तरह की समीक्षा की बात करते रहे हैं, लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं, और सरकार की खामोशी, सरकार की चुप्पी कई तरह के सवाल को पैदा करती, सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पहले 23 अप्रैल को भी एक टिप्पणी आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, और पहले 10 साल के लिए बहुत ख़तरनाक टिप्पणी। अगर उस टिप्पणी को देखा जाए कि सिर्फ पहले 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो ये एक टिप्पणी बहुत तल्ख टिप्पणी है, और सरकार इस पर चुप रही थी। जो कोरोना काल था, अभी भी गुजर रहे हैं हम, लेकिन वो कोरोना काल के चरम पे था। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो वहाँ कार्रवाई होती है, टिप्पणियाँ होती है, उस तरह से सामने नहीं आ रही थी जिस तरह से अभी की जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वह सार्वजनिक हुई, और केंद्र सरकार इस पर खामोश रही। सरकार की तरफ से बहुत गोलमोल सी बातें कही गई,
खुल के यानी जिस मुस्तैदी के साथ, जिस हिम्मत ताकत के साथ इसकी मुखालफत करनी चाहिए इस टिप्पणी की, और कहना आरक्षण को लेकर जो संवैधानिक हक है उस पे बात करनी चाहिए, सरकार ने उस पे लगभग चुप्पी साधे रखी है। तो इसी को लेकर ये मोर्चा, जो मांझी के मोर्चा, वो उसकी ये टिप्पणी है। मांझी का मोर्चा आज ये दावा कर रहा है कि देश भर के SC ST विधायकों को गोलबंद कर आरक्षण के पक्ष में मोर्चा खोला जाएगा। कांग्रेस विधायक अशोक कुमार के घर पे एक बैठक भी बुलाई थी, लेकिन जदयू के 2 प्रमुख मंत्रियों ने इससे कन्नी काट लिया। फिर राजद के विधायकों ने भी अलग मोर्चा खोल लिया। दरअसल ये भी माना जा रहा है कि मांझी राजद के रवैये से आहत है और इसीलिए उन्होंने इस संघर्ष मोर्चा का गठन किया। एक सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मांझी ही बता सकते हैं। लेकिन मोर्चे की जो बैठक होनी थी, इसमें सिर्फ 10 विधायक और विधान पार्षद ही पहुँचे। हालांकि मांझी ने इस मोर्चे के संचालन के लिए 14 सदस्यीय संचालन समिति बनाई थी और उसके ज़्यादातर, दिलचस्प है कि उसके ज़्यादातर सदस्य बैठक से गायब रहे। तो जाहिर है कि इस औचित्य पे सवाल उठता है कि इस मोर्चे का क्या औचित्य फिर रहता है। लेकिन मांझी लगे हुए हैं, 22 जून को उनकी बैठक है। आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार का रवैया पहले भी ठीक नहीं था, उसकी नीयत अब भी सवालों में। जिस मुखरता से हाल के दिनों में कोलिजियम प्रणाली के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने आवाज़ उठाई है देश में, इससे पहले इस तरह की आवाज़ नहीं उठी थी, जैसा मैंने पहले भी बताया। लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उस सरकार लगातार उस पर चोट कर रही है। उसके खिलाफ तमाम उन दलों को जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक मोर्चा बनाना चाहिए, एक खुल के सामने आ जाती है, उनको इस मुद्दे पे एक साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो सरकारी दल हैं वो इस सामाजिक न्याय में भाजपा के साथ ही खड़े गलबहियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रामविलास पासवान हो या फिर नीतीश कुमार या फिर दूसरे भाजपा के दूसरे साथी दल जो खुद को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी कहते रहे हैं या कहते आ रहे हैं, वो पूरी तरह से भाजपा की पालकी को ढो रहे हैं और सरकार के हर फैसले को अमल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और सत्ता में बने रहना उनकी मजबूरी है। याद करें, यही रामविलास पासवान है जिन्होंने बजट किस तरह से गरीबों का मजाक उड़ाया था। जो वो कामगार बिहार के आए थे, कि उन्होंने लिखा था बहुत पहले, मेरे ख्याल से 1 आध महीने पहले, जब मज़दूरों की समस्या, मज़दूर भूखे मर रहे थे, सड़कों पे थे और लौट रहे थे अपने घरों में, तब उन्होंने एक ट्वीट किया था और ये जानकारी दी कि सभी 8 करोड़ प्रवासी मज़दूरों को, जो लोग गैर कार्ड धारक हैं, अगले 2 महीने के लिए हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ, चावल और 1 किलो चना हर परिवार को दिया जाएगा। इस पर आने वाला 35,000 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। अब अगर इस 35,000 करोड़ को 8 करोड़ से अगर गुना भाग अगर आंकड़ों में देखा जाए, इसकी चीर फाड़ की जाए, तो रामविलास पासवान दलितों, गरीबों को कितनी हिमायती हैं, उससे समझा जा सकता है कि एक पर व्यक्ति को, यानी उस 8 करोड़ में और वो 35,000 करोड़ की रकम से सिर्फ 437 रुपये 50 पैसे की रकम हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिलेगी या मिला है। इससे क्या होगा, इससे सरकार की नीयत को समझा जा सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस बुनियादी सवाल को उठाया है कि अगर आरक्षण के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, इस सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, गोलबंद होना है, तो रामविलास पासवान जी को पहले सत्ता की जो सत्ता की जो पालकी वो ढो रहे हैं, उस पालकी को रख कर उस सरकार से बाहर निकलना होगा और फिर
दलितों की, महादलितों की उस आवाज़ को बुलंद करना होगा। नहीं तो इस तरह सत्ता में रहते हुए सरकार की मुखालफत करना सिर्फ लोगों को भरमाना है, दलितों को भरमाना है, पिछड़ों को भरमाना है। अहमद फराज उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं, उनका एक शेर अभी अभी किसी ने भेजा है कि इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, चलो ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं। तो अगर लड़ाई लड़नी है तो जुदा होने का वक्त आ गया है। पहले जुदा हों, उसके बाद दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, आरक्षण पे बात करें। नहीं तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लालू यादव ने भी के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को हथिया कर ही 2015 में अभूतपूर्व सफलता उस महागठबंधन को मिली थी। अब उपेंद्र कुशवाहा उस आवाज़ को, आरक्षण के आवाज़ को ज़्यादा मुखरता के साथ बिहार में उठा रहे हैं। जाहिर है कि एक बड़ा वर्ग जो जिसे आरक्षण की वजह से उसे कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं, संविधान ने हक दिया है, वो आरक्षण अगर उससे छिन जाएगा तो बुनियादी हक और वो सामाजिक न्याय सिर्फ कागज़ों पे रह जाएगा। ज़रूरी है कि उन बुनियादी हकों की, संविधान की हिफाजत करें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार जो पिछड़ों का मसीहा और दलितों का मसीहा बनने की बात कर रहे हैं, रामविलास पासवान वो चुप हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है, ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आप भी सवाल करें, दलितों पिछड़ों के अधिकार को लेकर इन मसीहाओं से ज़रूर सवाल करें। आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।